नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात। खास मुलाकात में हम हमेशा कोई न कोई ऐसे राजनेताओं से लेकर ऐसे हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने आप में विशिष्ट है। बात मारवाड़ की करें, राजनीति के गढ़ की करें, जोधपुर की करें तो यहाँ का किला भी याद आता है, यहाँ की भामाशाही याद आते हैं, यहाँ की समाज से भी याद आते हैं। खास तौर पर ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए वो कार्यकर्ता याद आते हैं जिनकी वजह से पार्टी मजबूत होती है। बात हम भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री शैलाराम सारन की कर रहे हैं, जो लूनी क्षेत्र में जो पंचायत समितियों के प्रधान रहे। 26 साल के जो सफ़र के अंदर खूब कोशिश की कि वो अपना एक मुकाम बना पाए और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन जब तक राजनीतिक भाग्य नहीं खुलता है, हाथ की लकीरें और माथे की लकीरें साथ नहीं देती हैं, तब तक थोड़ा सा क्षेत्र की जनता है, समाज के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, वो इंतज़ार करते हैं, बाट जोते हैं कि हमारे व्यक्ति को जिम्मेदारी कब मिलेगी। हर बार के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में शैलाराम सारन का नाम चलता है, राष्ट्रीय राजनीति में भी और प्रदेश की राजनीति में भी। लेकिन चरेवेती के आधार पर शैलाराम सारन अपने अनुशासन और सिद्धांत के तहत एक किसान नेता के रूप में बस काम करते जाते हैं। आज वही शैलाराम सारन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे राजनीति के भविष्य की, उनसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च की भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बात करेंगे इस क्षेत्र का अब कैसे विकास हो जब डबल इंजन की सरकार हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार। शरण जी, इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कद और पद, इसमें आप कभी पढ़े ही नहीं, जो मिलता गया करते गए। लेकिन ख्वाहिश तो आपकी भी होती होगी, हर आदमी होता है, बच्चा भी होता है, उसको होती है मैं आज पढ़ने जाऊंगा, मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, मैं अच्छा पढ़ के आऊँगा, मुझे मदर चॉकलेट देखिए, अच्छा खानों को खिलाएगी। आप भी इंसान हैं, तो आखिर कब तक इंतज़ार? सार्वजनिक जीवन में काम करने के जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सेवा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र में सेवा देने का काम हो, उसमें आदमी तन मन और धन से काम करता रहते जो काम करता है। तो आपने जैसे महत्वाकांक्षा की बात कही, महत्वाकांक्षा हर आदमी में होती है और होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा की अतिकाय नहीं होनी चाहिए। हर क्षेत्र के अंदर आदमी को चलते चलते अपना काम करते रहना चाहिए। और हमेशा जो जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि हमेशा आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर क्या है कि लोगों की आकांक्षाएं बहुत होती है, कम समय में लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की लंबे समय तक सेवा करते रहना सबसे पहला दायित्व तो हर आदमी का बनता है, सब किसी क्षेत्र में काम करे। मैं भारतीय जनता पार्टी के साधारण सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। तो मैं उस भावना को याद रखकर इस पार्टी के सिपाही के रूप में लंबे समय से काम कर रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र में भी करता हूँ, धार्मिक क्षेत्र में भी करता हूँ, और अपने जो भी सामाजिक और पारिवारिक दायित्व है उनको भी, परिवार में बड़ा भाई होने के नाते 5 भाइयों का संयुक्त परिवार है, वो भी मैं पूर्णतः निभाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन शरण जी, समझ में नहीं आता, आप किसान की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, गौपालन की बात करते हैं, गायों के विकास की बात करते हैं और जैविक खेती की बात करते हैं और लोगों को पानी पिलाने की बात करते हैं। पानी पिलाना हमारा उद्देश्य है, जो क्षेत्र में जनता के लिए कोशिश करते हैं वो पानी पिलाना नहीं कि आप राजनीति में किसी को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन उसका फल क्या मिला आज 26 साल में? आपके साथ के नेताओं को देखिए, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी में है, ऐसा या भाग्य ठीक नहीं है या आपको संतुष्टि है? देखिए, भाग्य के बारे में मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो कर्म फल के अंदर विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता हूँ। एक छोटे से ढाणी के अंदर, झोंपे के अंदर जन्म लिया और आज परमात्मा की कृपा से परिवार के अंदर संयुक्त परिवार है, 4 बच्चे डॉक्टर है, इंजीनियर है, 5 बच्चे, पुत्रवधू जो है वो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाने जाती है, और एक बच्चा आर्किटेक्चर है, 2 ताऊजी की पोतियाँ वो डॉक्टर है। तो हम तो उसको भी याद रखते हैं कि जहाँ से हम शुरू हुए उससे काफ़ी कुछ आगे बढ़े। राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना जहाँ तक है, संगठन का दायित्व जब पार्टी जिस स्तर पे दिया है, प्रदेश के अंदर दिया, चाहे भी राष्ट्रीय, उसके अंदर किसानों का जो काम देखने का दायित्व है मेरे पास में, उस काम को पूर्ण निष्ठा से करने का है। और उसके साथ साथ ये भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि मेरे को कुछ मिले, कुछ दे, ये बात आपकी सही है, लेकिन पार्टी के सिद्धांतों को और अपने जो अग्रज है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है,
उनको भी नहीं नकारना चाहिए। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसका एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ, 20 की पंक्ति में बैठा हुआ, कब जो है अपने शिखर पे पहुंच जाए। ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। चाहे आप मध्य प्रदेश से ले लें, चाहे राजस्थान से भजनलाल जी शर्मा का ले लें, चाहे मदन जी राठौड़ का ले लें, चाहे मोदी जी का स्वयं का ले लें, जो मोदी जी एक बहुत साधारण कार्यकर्ता थे, लंबे समय तक तपस्वी रहे, और आज इसी का परिणाम है कि मोदी जी छोटे से छोटे काम को बहुत बारीकी से ध्यान से रखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो साख और दाग जमाई है, पहले भारत के प्रधानमंत्री जाते थे हाथ बंधे हुए याची के रूप में खड़े रहते, आज मोदी जी जब जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो यूएनओ कार्यक्रम हो, चाहे किसी राष्ट्र विशेष का हो, चाहे संयुक्त कई राष्ट्रों का कार्यक्रम हो, मोदी जी से मिलने के लिए, यहाँ तक कि मोदी जी का ऑटोग्राफ लेने के लिए, और राष्ट्राध्यक्ष दौड़कर मोदी जी के पांव छुए प्रणाम करे, इससे बड़ी भारतीयों के लिए क्या गौरव की बात हो सकती है। ये तो भारतीयों के गौरव की बात हो गई। आपके गौरव की बात करें तो आप ये बताइए, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपकी टिकट की चर्चा चलती है और चुनाव हुआ, परिणाम आए, चर्चा खत्म। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी जब आप मेहनत करते हैं तो फिर जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी क्यों नहीं हो पाती। फिर भी हालांकि आप जिसको टिकट देते हैं उसके साथ खड़े होते हैं, मदद करते हैं, जिताने का भी काम करते हैं। मैंने क्या कहा, पार्टी का जो निष्ठावान सिपाही होता है वो पार्टी के लिए काम करता है, अपने लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, हर आदमी को अच्छे प्रयास करने चाहिए, आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर वो अपने सिद्धांतों से अगर भटकता है तो कहीं न कहीं वो विचलित होता है, और उसके परिणाम क्या रहते हैं वो उसको खुद को ही पता नहीं है। इसलिए जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, राजस्थान का नेतृत्व है, उन सबको एक एक कार्यकर्ता पे ध्यान है, और समय आने पर हर कार्यकर्ता को यथास्थान सम्मान देने का जो प्रयास रहता है उसमें मैं भी विश्वास रखता हूँ। लेकिन आपकी जाति का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। आजकल चुनाव राजनीति के अंदर तभी कामयाब होते, जातिगत बेस हो गए हैं। लेकिन आपने कभी केवल एक समाज के नहीं, आप 36 कौम के नेता कहलाते हैं। देखिए, राजनीति के अंदर अगर आदमी एक जाति से सीमित रहेगा तो वो सरपंच भी नहीं बन सकता है, बहुत छोटी ग्राम पंचायत का स्तर होता है। राजनीतिक क्षेत्र में सर्वस्पर्शी, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला, सब लोगों का सहयोग करना और सहयोग लेना ही राजनीति का पहला पार्ट है। लेकिन आप एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, चलो ठीक है, टिकट नहीं मिल पाता, हो सकता है उपयुक्त वक्त नहीं आया, आ जाएगा। तो संगठन इतना बड़ा पड़ा है, आप संगठन में कोई दायित्व निभा सकते हैं। सारे आपके जो फोटो के हमने एल्बम देखे हैं, हम आपके घर पे नेता आते हैं, आप सर्किट हाउस से लेके दिल्ली और राजधानी के गलियारों के अंदर आप सब बड़े से बड़े नेताओं के साथ रहते हैं। तो क्या कोई रसूखात का एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा कि आप कहीं से भजनलाल शर्मा जब ठेठ पीछे की पंक्ति से बैठ करके चिट उनकी खुल सकती है, तो क्या कभी आपकी चिट खुले? हर कार्यकर्ता को क्रियाशील निष्ठा के साथ काम करते रहना चाहिए, आसान्वित रहना चाहिए कि परमात्मा कब किसको अच्छा अवसर दे दे, और मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या किसी पंडित ने आपको बताया, किसी ज्योतिष ने आपको बताया कि आप जाइए और गांव में पानी के टैंकर डलवाते रहिए और आज नहीं तो कल भगवान आपको सुन लेंगे? ये सेवा भाव जो है कि हमें भगवान ने सक्षमता दी है, और अभी भी मुख्यमंत्री जी से जो है समय मांगा हुआ है, जब जाऊँगा पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस इस विषय पे, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित है, चाहे पानी से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, ग्रामीण सड़कों से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, बिल्कुल उनसे पूरी बात करेंगे, आगे पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार के जो संबंधित विषय हैं तो उनको यथास्थान पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने 60 के दशक में नारा दिया था, आह्वान किया था, जब धन धान्य की कमी थी हरित क्रांति से पहले, कि अभी एक वक्त जो है, एक समय का, एक दिन का उपवास रखो, जिससे सैकड़ों सैकड़ों मन अनाज की बचत होगी, जिन लोगों को नहीं मिलता उनको मिल जाएगा। और अब जो मोदी जी है, जिनके अंदर वाणी प्रभा है, जिस क्षेत्र में भी वो आह्वान करते हैं, स्वच्छता का जब उन्होंने 14 के अंदर शुरुआत की थी, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज अपन चाहे रेलवे स्टेशन देख लें, चाहे अपना बस स्टैंड देख लें, चाहे सार्वजनिक गलियाँ देख लें, लोगों के अंदर मन मस्तिष्क में वो बात बैठी है, वो काम हुआ है। बड़े स्तर पर लोगों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, प्रांत की सेवा कैसे की जा सकती है, वो एक और एक मात्र बड़ा माध्यम है, वो है राजनीति है। आप जितना कमाते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आप उसमें से 70% तो जन सेवा में लगा देते हैं, और कई बार परिवार के सदस्य बोल नहीं पाते कि आप मुखिया हैं। बहुत से विद्वानों की, बड़े बुजुर्गों की, और जिनका विशाल सोच है, उनका ये मानना है कि आपका जो धन अर्जन है, चाहे आपका साधन है, उनमें से कुछ न कुछ जो है हिस्सा, उसमें से कुछ अंश आपको सार्वजनिक हिताय जो है करते रहना चाहिए। 70% धन आप खर्च कर देते हो। अभी 3-4 दिन पहले आप DPS चौराहे पे रुक गए, वहाँ खड्डे थे, ट्रैक्टर बुलाया, मिट्टी से डलवा दिया। अरे भाई,
सरकार है, सिस्टम है, वो भी तो आप कर सकते थे। मैं मेरी कोई बड़ाई नहीं करता हूँ। जैसे अभी गांव में स्कूल में मंच नहीं था, 15 अगस्त को हमारे बांडू खुर्द के स्कूल के अंदर हमने 30x20 का मंच बनाकर लोकार्पण करवाया मेरी माता श्री के हाथ से। और उस दिन बरसात थी, लोगों ने इस चीज़ को ये अनुभव किया और कई लोगों ने कहा कि आज अगर ये नहीं बना होता तो हम यहाँ ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे सरकारी योजनाओं से काम होना चाहिए, लेकिन सरकारी योजना के साथ साथ में जब जन जागृति और जन जुड़ाव जब होता है तो सरकारी एक एक योजना पूर्ण रूप से धरातल पर क्रियान्वित होती है, उसका इम्प्लीमेशन होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। इसलिए जन जुड़ाव के साथ साथ में जो सक्षम लोग हैं उनको किसी न किसी रूप में हर क्षेत्र के अंदर सहयोग करना चाहिए। एम्स के सामने कर्माबाई सेवा संस्था जो हमारी बिल्डिंग बन रही है आरोग्य भवन, उसके अंदर भी हमारे समाज के कई प्रमुख लोग हैं, जिसमें से एक मैं भी अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व निभा रहा हूँ और कुछ सहयोग राशि भी दी है, लोगों से सहयोग भी लेते हैं। ऐसे कई काम हैं, खाली समाज विशेष के नहीं, उसके अंदर आपको सहयोग करना भी चाहिए। पहले आप सहयोग करोगे तभी लोगों से सहयोग मांग सकते हो, आपकी वाणी परवाह रहेगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हम नहीं रहेंगे, आने वाले समय में हमारे अच्छे किए हुए काम है वो रहेंगे। बाकी अपने स्वार्थों के लिए बहुत से लोगों ने करोड़ों अरबों जोड़े, वो चले गए 2 दिन 5 दिन, कुछ समय के बाद लोग उसको भूल जाते हैं। देखिए, आपकी हॉट सीट की बात करें, लूनी हॉट सीट है, ये किसी को समझ में नहीं आती कि गणित क्या बैठती है। अगर राजस्थान की 200 सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है, इनर पॉलिटिक्स है, भीतरगात है, जातिगत पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स है, तो वो आपकी लूनी क्षेत्र में है। राजनीति के अंदर महाभारत रामायण काल से छोटी मोटी ये चीज़ें चलती है, ये वो लूनी में भी चलती है। लूनी क्या है, जोधपुर के सटा हुआ क्षेत्र है और सन 71 से अब तक लूनी की सीट हमेशा प्रत्येक चुनाव के अंदर अलग से चर्चित रही है। और आने वाले समय में भी ये उम्मीद रखते हैं कि भी लूनी क्षेत्र के अंदर अच्छे लोगों को जो मौका मिले, जिससे कि लोगों का बड़े स्तर पे काम करवाया जा सके, कर सके। लेकिन लूनी क्षेत्र पर हर किसी की नज़र रहती है। लूनी क्षेत्र की अगर बातचीत करें तो चाहे शिकारपुर आश्रम की बात करें या खिजड़ली संस्थान की बात करें और आपके द्वारा दी जा रही सेवाओं की बात करें, क्षेत्र के खूब सारे भामाशाहों की बात करें, समाजसेवियों की बात करें, तो ये हमेशा निशाने पर पॉलिटिक्स में इतना हॉट रहता है। और कई बार तो जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि मन भी नहीं करता। आपको नहीं लगता कि आपको क्षेत्र बदल करके कहीं और से ट्राई करनी चाहिए? सबसे पहले आदमी का अपने परिवार के प्रति दायित्व होता है, लगाव होता है, फिर अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि से होता है। लूनी हमारी कर्म भूमि भी है, क्षेत्र भी है। मैं पंचायत समिति का प्रधान रहा तो लूनी से रहा, शुरुआत की तो लूनी से की। मैंने जैसा आपको बताया 98 से मैं बराबर सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ और पूर्णकालीन हूँ। खाली जाट समाज के लोग नहीं, अन्य समाज के लोग भी मुझे वो हृदय से चाहते हैं, क्योंकि कई ऐसे काम मैंने करवाए हैं जब मौका लगा, जो मेरे से बड़े पद और कद वाले नहीं करा पाए, मैंने करवाया। तो मुझे खुशी है कि जो चैलेंजेबल थे, हिस्टोरिकल थे, चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक कार्य थे, वो करवाए। तो देखा आपने कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार को साथ में लेकर 36 कौम के साथ मिलकर रास्ते में कोई भी समस्या दिखी, अपने स्तर पर समाधान खुद ही सरकार। कोई दम्भ और घमंड की बात नहीं है, जो बन सकता है करना चाहिए। ये औरों के लिए भी सीख है, केवल राजनीति के लोगों के लिए नहीं, समाज के लोगों के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आखिर शैलाराम सारण की कमियां क्या है, आखिर शैलाराम सारण दबते किससे हैं, आखिर शैलाराम सारण का टीम लीडर कौन है, आखिर शैलाराम सारण किन को अपना आदर्श मानते हैं और राजनीति में इनकी जो नैया पार कैसे होने वाली है। क्योंकि जब तक नैया पार नहीं होगी तब सब लोग कहते भी हैं कि राजनीति कोई धूमि रमाने तो आए नहीं है। देखते हैं ब्रेक के बाद कुछ और हकीकत के सवाल और उनके जवाब। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता शैलाराम सारण हैं। लूनी क्षेत्र में आप प्रधान रहे हैं। प्रधान रहने के साथ में शीर्ष दायित्व पर जो जिम्मेदारी मिली पूरे निष्ठा से निभाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में खासा विश्वास करते हैं, अमित शाह की नीतियों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश करते हैं कि राजनीति हो या समाज सेवा, परिवार हो या फिर पड़ोसी,
कभी किसी का दिल नहीं दुखे, ईश्वर कब अनुकंपा कर दे, बस उसी अनुकंपा का इंतजार है। सलाम जी, हम बात कर रहे थे, आप बहुत कम होते हैं जो सह हृदय होते हैं, और आमतौर पे सामाजिक तौर पर बात करें तो कहते हैं कि जो जाट समाज के जो लोग होते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आपके चेहरे पे हम इतनी देर से आप पे सवाल दाग रहे हैं, गुस्सा बिल्कुल नहीं है। आखिर आपका राजनीतिक गुरु है कौन? ऐसा एक, सबसे पहला मैं वकील भी हूँ और वकालत के अंदर हमेशा ये रहता है कि सामने वाला जब तक बात करे उसकी बात को ध्यान से सुनो और उसके बाद में उसका प्रति उत्तर रिप्लाई करो। तो वो भी मैंने सीखा है जो मेरे गुरु रहे हैं उनसे। और हमेशा आदमी को धैर्यपूर्वक अगले की बात, जब आप कहने की मादा रखते हो और अगले को सुनाना चाहते हो तो सुनना भी आपको बहुत धैर्यपूर्वक चाहिए, और सुनने के बाद में आप उसका उत्तर ऐसा दो कि अगले को अखरे नहीं। लेकिन आप कई नेताओं के खासे पर ठप्पा नहीं लगने दिया। आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के, आपके खूब सारे नेता आपके विश्वास के हैं, आपकी बात मानते हैं, आपकी बात आगे पहुंचाते भी हैं। हालांकि टिकट के टाइम पे शायद मदद नहीं कर पाते हो, या खुद और करके अपना टिकट लेने की कोशिश की। राजनीति में सबका अपना ध्येय होता है, लेकिन फिर भी आप अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? और जब आपकी खुद की जब वहाँ तक अप्रोच है तो फिर बात वहीं से जहाँ से शुरू हुई थी, फिर पीछे क्यों? अमित शाह जी और मोदी जी की बात करें तो उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, और भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने के बाद जो शायद धारा 370 हटाई, जिसके लिए लोग असंभव मानते थे, इम्पॉसिबल मानते थे, और किसी को भी लाठीचार्ज करने का मौका नहीं दिया किसी क्षेत्र के अंदर, और धारा 370 हटाकर जो भारत के अंदर, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो नारा दिया था कि एक देश दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे, दो झंडे चलते थे, और किसी भी कानून के अंदर जब गजट नोटिफिकेशन सेंटर्स होता था तो एक्सेप्शन लगता था कि एक्सेप्ट JNK, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आज उसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक करने का काम किया वो मोदी जी ने और अमित शाह जी गृह मंत्री होते हुए किया। या तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने दमदार तरीके से सारी रियासतों का एकीकरण किया था, या गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसे काम किए, चाहे मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक का हो, चाहे 370 धारा का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्र के अंदर, जैसे अटल जी ने जो है उनके भी मैं कई जो दृष्टांत पढ़ता हूँ सुनता हूँ, तो उन्होंने रक्षा क्षेत्र के जवानों को मान और सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो योजना थी उसको लागू करने का प्रधानमंत्री जो है अटल जी ने किया था, उसको आगे नरेंद्र मोदी जी ने उसका दायरा सीमित करके गांव तक किया, जो तहसील स्तर का। ऐसे अनेकों अनेक जो काम है वो किए हैं। इसलिए उनकी भावना, उनको आदर्श मानते हुए काम जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है, उसमें से मैं एक हूँ। तो अभी CRPC और IPC, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता, तो उसके अंदर बहुत बड़े अमेंडमेंट्स किए हैं। कुछ कानून को विलोपित किया है, कुछ के अंदर अमेंडमेंट किए हैं और लागू किया 1 जुलाई से। उद्योगों का विस्तार किया, हर क्षेत्र के अंदर लोगों को काम देने का किया। जैसे गडकरी जी ने रोडों के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, रेलवे का बहुत बड़ा सुधार हुआ। मोदी जी को याद कर लिया, अमित शाह को याद कर लिया, सरदार पटेल को याद कर लिया, आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर लिया, बीजेपी की नीति रीति को याद कर लिया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपका राजनीतिक गुरु कौन है। किसने आपको ऐसा बनाया कि आप किसी से दबते नहीं हैं और कहते हैं कि आप बहुत स्वाभिमानी हैं? आपको अलग लोग जिद्दी मान लेते हैं, लेकिन आप स्पष्टवादी हैं और स्वाभिमानी हैं। स्पष्टवादिता जाट के DNA के अंदर है, और दबना और झुकना जाट की कभी किसी उसके अंदर कहीं है नहीं, देखा नहीं होगा आपने, सुना नहीं होगा। दूसरी बात है, किसको गुरु माना? गुरु हमारी परिस्थितियों ने, हमारे अनुभव ने, हमारे समय ने, कई लोगों के साथ में काम किया, उनको गुरु बनाया। DNA वाकई कामयाब है निश्चित रूप से। अभी तक आपने गुरु का नाम नहीं बताया कि गुरु कौन है। खूब सारा आपने इसको एलिब्रेट कर दिया, कोई बात नहीं। आप तो ये बताएं कि 6 महीने का, 7 महीने का, जो 8 महीने का जो भजनलाल सरकार का जो काम है, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, डबल इंजन सरकार है, अब कोई अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे इस कार्यकाल को देखते हैं? आप अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं नेता अपना आप को नहीं कहूँगा, मैं एक जनसेवक हूँ और सार्वजनिक क्षेत्र में काम किया और कर रहा हूँ, और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि इससे बड़े स्तर पर मैं काम करूँ, बड़े लोगों के साथ में बड़े स्तर पर मुझे मौका मिले और जनता की बड़े स्तर पर सेवा करूँ। और आपने कहा रुकना झुकना, आदमी आँख के आँख मिलाकर वही काम कर सकता है जो अपने आचरण में, अपने जो जैसा शब्दों में बोले वैसे ही वो व्यवहार में चले। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे मैं लोगों के सामने बात रखूँ वैसे ही अपने आचरण के अंदर उसका अनुसरण करूँ। फिर आप साइड करके भजनलाल जी कैसा काम कर रहे हैं जिसपे आपकी सरकार है? सरकार ने बहुत सारी जो घोषणाएं की थी, मैनिफेस्टो था हमारा, चुनाव घोषणा पत्र,
उसकी क्रियान्विति के प्रयास किए हैं और बीच में लोकसभा की आचार संहिता आ गई। अब सरकार वापस उस पर पुनर्जोर तरीके से काम करने की कोशिश करी है। पुरानी जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है उसको सुधारने में भी समय लगता है। किसी पे लालसन लगाना, किसी पे प्रश्न करना बहुत आसान है। व्यवहारिक तौर से जिम्मेदारी निभाना, निर्णय करना, आदमी के सामने जब दो चैलेंज आते हैं, चुनौती आती है और उसमें से आप अपना निर्णय निकालते हो, वो आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। भजनलाल जी इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कभी भजनलाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक और समझौता किया है जो कृष्ण गमन पथ बनाने का, धर्म मानने वाले सनातनी है, उनके लिए बहुत खुशी का जो है ये संदेश है। अगर फिर भी अगर बात करें राजस्थान की, तो आज राजस्थान राजनीति के लिहाज से, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जब जैकपॉट लग सकता है, मदन राठौड़ का जैकपॉट लग सकता है, तो शैलाराम सारन का भी जैकपॉट लग सकता है, क्योंकि मदन राठौड़ के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि जमीनी स्तर का कार्यकर्ता। एक अपने बड़े बुजुर्गों में क्या होता है, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य कोई आज दिन तक स्पष्ट नहीं कर पाया। तो किस आदमी के भाग्य में कब क्या है, कब सामने आएगा, अपनों को जो जो परिस्थिति अपने सामने आती है वही नज़र आती है। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं अच्छा अवसर दे। आपने कहा था भाग्य पे विश्वास नहीं करते, कर्म पे विश्वास करते, अब आप भाग्य पे आ गए। नहीं, मैंने क्या कहा, ये कहावत है कि अपन भाग्य कर्म को छोड़ देते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कैसा काम कर रहे हैं, तीसरी बार केंद्र में मंत्री हैं, एक तीसरी बार जिम्मेदारी मिलना अपने आप एक बड़ा संदेश है। किस रूप में देखते हैं? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने पहले कृषि राज्य मंत्री के रूप में प्रथम कार्यकाल में काम किया, पहली बार सांसद बने, दूसरी बार वो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री बने और अब उनके पास में भारत का संस्कृति के पर्यटक मंत्रालय है और वो पूरी निष्ठा से जो है काम कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला एक साधारण आदमी है, वो अपने घर परिवार वालों की मर्जी के अनुसार भी उनको समय नहीं दे पाता है, फिर भी वो क्षेत्र पे भी ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो उनके पास में दायित्व है उसको वो अच्छी तरह से निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप एक डीपीआर प्लान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से आपने समय मांगा है, आप उनको क्षेत्र के विकास के लिए, पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए, जैविक खेती के लिए आप बात करने वाले हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, पर्यटन को बढ़ाने की बात करें, कुछ नई स्कीम्स लाने की बात करें, उस क्षेत्र में भी केंद्र सरकार से भी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी के माध्यम से भी आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए? उठाना क्यों चाहिए? हमारे सांसद है, हमारा अधिकार बनता है, उनका दायित्व बनता है कि जो हम बातें कहें उनको वो आगे पहुँचाएँ और सीधे रूप से हम बात करेंगे, बात करते हैं और बिल्कुल जो जो केंद्र सरकार के स्तर के काम है उसकी बात उनके पास रखेंगे। जो राज्य सरकार के स्तर की बात है, जो हमारे साथ संबंधित मंत्री हो, राज्य सरकार का चाहे मुख्यमंत्री हो, उन तक बात पहुंचाएंगे और बात पहुंचाकर प्रयास ये करेंगे धरातल पे उसकी क्रियान्वित हो, ताकि हम दोबारा मिलें तो कम से कम कुछ काम करा के जाएँ तो उनको कह सकें कि हमने प्रयास किए, आपके काम हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक दायित्ववान कार्यकर्ता जो है वो इस सरकार के अंदर समस्या बताने का उसका काम नहीं है, समस्याओं के समाधान कराने का उसका प्रथम दायित्व है और प्रत्येक कार्यकर्ता को इस क्षेत्र में प्रयासरत रहना चाहिए। सुना है कि आप चौपाल पर बैठते हैं, कई गप्पों में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तब बड़ा दम से कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो गई है। क्योंकि आज जिस तरीके से 15 साल तो सामने नरेंद्र मोदी को राज करते, किस रूप में देखते, क्या वाकई आपको फील गुड होता है? मेरे को क्या होता है, गाँव में बैठा हुआ साधारण किसान है उसको भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद में भारत का जो है पद कद और भारत की मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुरक्षा परिषद के अंदर आपको नज़दीक नहीं आने देते थे यूनियन के अंदर, आज भारत कई जो है ऐसे ऐसे मसले, ऐसे ऐसे इशूज़ हैं जिनका नेतृत्व कर रहा है। विश्व के सर्वप्रिय नेता मोदी जी जब जाते हैं तो उनकी अगुवाई करने के लिए प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करके रेड कारपेट बिछाकर उनके स्वागत में खड़े रहते हैं और उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए लालायित रहते हैं। इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है? शरण जी, आप क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, अब कुछ चुनाव भी होने नहीं है। पार्टी का एक मतलब निष्ठावान अनुशासित सिपाही होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के अधीन रहते हुए काम करना, जन सेवा करना, जनता की बात को यथास्थान उचित स्थान पर यथा समय पहुंचाना। सरकार आपकी है, सेंट्रल में भी, स्टेट में भी। अब आप कार्यकर्ताओं का तो काम ज़्यादा से ज़्यादा किसी की शिकायत है, दरख्वास्त है, सरकार तक पहुंचा दी, तो आप करेंगे क्या? क्योंकि जब तक कोई दायित्व नहीं मिलता है, कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, रास्ता राह, चाहे सत्ता की बात करें, संगठन की बात करें, ये विषय मेरा नहीं है। ये जो मेरे से वरिष्ठन है, जिनके पास में आज जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे विषय पर सोचने का काम उनका है, एक सामान्य कार्यकर्ता का नहीं है।
उनकी एक एक कार्यकर्ता पे नज़र रहती है, हर क्षेत्र पे नज़र रहती है, संतुलन बनाने की कोशिश रहती है। वो सामाजिक संतुलन हो, क्षेत्र का संतुलन हो, चाहे कार्यकर्ताओं के कद पद और उनके अनुभव और उनकी वरीयता का सवाल हो, सब पे वो ध्यान रखते हैं और ये उनका दायित्व है कि वो इस पे विचार करें। चलते चलते ये तो बता दीजिए, अभी तक आपने नाम नहीं बताया, गुरु कौन है आपका राजनीति का, और ऐसा कौन पंडित है जो आपको एडवाइस करता है कि आप बिना पद के लोकप्रिय हैं, लोगों में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, मदद करते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। आखिर चलते चलते ये तो बता दीजिए, कौन सरकार, कौन व्यक्ति, कौन जातिगत, ऐसा कौन व्यक्ति कौन पीछे आ? पंडित तो मेरे सामने अभी राजीव गौड़ जी बैठे ही हैं, किसी दूसरे का नाम लेने की जरूरत नहीं है। पंडित में कोई कमी हो तो आप बता दो अपना आप में। तो आपने देखा कि राजनीति में जो व्यक्ति होता है वो बोलता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है, सब कुछ सामने है। आमतौर पर लोग छुपा कर की बातें करते हैं, बनावटीपन की बातें करते हैं। साफ दिल व्यक्ति होना बहुत बड़ी बात है। कहा कि एक जाट का जो डीएनए है, हमने तो आज पहली बार सुना एक नया शब्द कि जाट का डीएनए है वो स्पष्टवादी है, साफ सुथरा है, किसान का व्यक्ति है, खेत का व्यक्ति है, जैविक खेती है उसका व्यक्ति है, पशुपालन का व्यक्ति है, पर्यावरण का व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात है सबको साथ लेकर के चलना, बिना किसी लोभ, लालच, पद और कद के। इतने 26 साल का सफ़र गुजार देना छोटी बात नहीं होती है। हम तो दुआ करते हैं कि राजनीति की क्षितिज पर पहुँचे, लेकिन फिर भी एक सबसे बड़ी बात तो यह है, कहनी ही पड़ेगी कि जो व्यक्ति सब्र करता है, जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, उसका ईश्वर आज नहीं तो कल सुनता जरूर है। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।